नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। अगर आप अधिक से अधिक ऑडियो डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। उपसभाध्यक्ष महोदया, केंद्रीय सरकार भी तमाम तथ्यों से आंखें चुराकर संसद में हो रही बहस से आंखें चुराकर बैठी रहना चाहती है, तो उपसभाध्यक्ष जी, मानवता हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि आज हमारे इस सदन में और मैं मंत्री महोदय से भी अपील करूंगी कि चाहे किसी भी राजनीतिक विचारों से हमसे संबंध क्यों न हो, लेकिन जहां मानवता का सवाल आता है, इंसानियत का सवाल आता है, वहाँ मानवता और इंसानियत के पक्ष में मैं यह कहना चाहूँगी कि मेरे संकल्प को बेस्वीकार करें। जब तक आदिवासी जुमिया परिवारों को जूस की अगली फसल नहीं मिलती, तब तक सस्ती दरों पर इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को दुगना राशन दिया जाए। जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं के जरिए उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। तत्काल दूर दराज के क्षेत्रों में राशन की दुकानों में राशन का पर्याप्त भंडार दिया जाए, ताकि बारिश के माहौल में राशन की अनुपलब्धता का बहाना बनाकर उन्हें राशन से वंचित न किया जाए। भूख जनित बीमारियों मसलन रक्त, पेचिश और हैजा की तरह ही महामारियों से बचने के लिए सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। उन सभी क्षेत्रों में पीने के पानी की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए और चिकित्सा दलों को तत्काल भेजा जाना चाहिए। भूख से जान गंवाने वालों अथवा भूख जनित बीमारियों से पीड़ित परिवारों को तत्काल रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। अपने तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उपसभाध्यक्ष जी, मैं चाहूँगी कि इस सदन और विपक्ष के लोग ही नहीं बल्कि सरकारी पक्ष के लोग भी इस संकल्प को अनदेखा न करें, क्योंकि जब जुल्म और अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वह फिर विस्फोटक के रूप में फट पड़ता है, और यही जुल्म और अत्याचार वह कच्ची ज़मीन तैयार करते हैं जहां उग्रवाद फलता फूलता है। इसलिए मैं अपने सरकारी पक्ष के लोगों से निवेदन करूंगी कि वे उग्रवाद के फैलाने और पनपने का रास्ता तैयार न करें। हमारे देश की एकता और अखंडता से न खेलें। इस तरह की राजनीति करके बंगाली समाज, आदिवासी समाज में फूट डालने की राजनीति न करे। औपनिवेशिक साम्राज्यवादियों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी, कांग्रेस आज यहाँ पर नीति अपना रही है। महोदय, प्रधानमंत्री भली भांति जानते थे कि विश्व में भौतिक प्रगति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रतिस्पर्धा एवं विपणन कुशलता के आधार पर हुई है। उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि भारत न केवल भौतिक, प्रौद्योगिकीय एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सशक्त हो। वह इतिहास और मूल संस्कृति की महत्ता को समझते थे, इतिहास को सबक सीखते थे और साथ ही संस्कृति के जीवन उपयोगी तथा शाश्वत पहलुओं को उजागर किया करते थे। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में सहकारिता, करुणा, न्याय और प्रेम के महत्व को समझते थे। वह एक ऐसी जीवन दृष्टि विकसित करने का प्रयास कर रहे थे जो आदर्श, सत्य, सौंदर्य एवं आनंद पर आधारित हो और साथ ही देश तथा विश्व के लिए सार्थक भी हो। वह जीवन से प्रेम करते थे और मानव जीवन की क्षमता एवं योग्यता से भी परिचित थे, किंतु वह कभी भी मौत से डरे नहीं। ग्रामीण और शहरी भारत में, पूर्व और पश्चिम में, आधुनिक और पुरातन में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, सांस्कृतिक और आध्यात्म में तथा जीवन और मृत्यु में जो भी उत्तम और प्रशंसनीय होता है, उन सभी का संगम था उनके अस्तित्व में। वह देखने में युवा थे किंतु बुद्धि से प्रौढ़ थे। वह राजनीति में स्वेच्छा से नहीं आए थे, उन्हें तो राजनीतिक अवसर और पद प्रदान किए गए थे, जिन्हें वह आरंभ में तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे, किंतु एक बार जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय न तो अपनी परवाह की और न ही अपने प्रियजनों और वस्तुओं की। उन्होंने यथासंभव उत्तम ढंग से अपने दायित्व को पूरा किया और अंत में राजनीति की वेदी पर सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यह श्रेय बिरले व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। इस केंद्रीय कक्ष में 3 ऐसे महान नेताओं के चित्र लगे हैं जिन्हें अपने विश्वासों एवं विचारों के लिए गोली का शिकार होना पड़ा।
वास्तव में अन्य महान नेताओं के चित्र भी उन कष्टों और बलिदानों के प्रतीक हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में अपने विचारों और सिद्धांतों एवं आदर्शों का अनुसरण करते हुए झेले थे। जो भी व्यक्ति इन चित्रों को देखेगा वह उन नेताओं के विचारों, कार्यों, कष्टों और त्यागों से अवश्य ही प्रेरणा लेगा। वह श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने थे। महोदय, वे जानते थे कि भारत के प्रधानमंत्री पद के साथ कितनी जिम्मेदारियां और खतरे जुड़े हैं। फिर भी उन्होंने अपने एवरल आंसू रोककर और अपनी असह्य वेदना को छिपाकर राष्ट्र और मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए इस भारी दायित्व को संभाला। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य साहस, दूरदृष्टि और राजनीतिक कुशलता के साथ पूरा किया तथा भारत और पूरे विश्व को 21वीं सदी में ले जाने तथा इन्हें खुशहाल तथा संघर्ष मुक्त बनाने के लिए वह सदैव प्रयास करते रहे। भारत की अनेक महान संतानों ने देश की स्वतंत्रता हेतु अपने आराम, खुशियों और यहाँ तक कि प्राणों का भी उत्सर्ग किया। भारत माँ के अन्य अनेक वीरों व वीरांगनाओं ने इस स्वतंत्रता की रक्षार्थ एवं देश के सम्मान, गौरव और एकता को बनाए रखने के लिए ऐसा ही त्याग और बलिदान किया। इस दृष्टि से उनका स्थान महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और ऐसे ही अन्य नेताओं की श्रेणी में आता है। उनका चित्र, उनकी स्मृति, उनका जीवन दर्शन हमें याद दिलाता रहेगा कि वह किस प्रकार कार्य करते थे और किस प्रकार समस्याएं सुलझाते थे तथा किस प्रकार देश और विश्व को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहते थे। यदि हम उन महान नेताओं के चित्र इस भव्य कक्ष में लगे हैं जीवन दर्शन को भूलने की गलती करेंगे तो पुनः ऐसी त्रासदियों के घटने का रास्ता साफ हो जाएगा जैसी अतीत में घट चुकी हैं। यदि हम उनके जीवन के मूल्यों और आदर्शों को याद रखेंगे तो हम विश्वासपूर्वक, दृढ़ता और चतुराई के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते जाएंगे, बुलंदियां छूते जाएंगे। भारत के संविधान में एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों को तथा देश और विश्व के लिए कल्याणकारी योजनाओं एवं लक्ष्यों को पूरा करते जाएंगे। हमारे समक्ष अनगिनत समस्याएं हैं जिनका समाधान सत्य, निष्ठा, प्रयासों, उचित चिंतन मनन एवं भारत माता की महान संतानों के जीवन दर्शन के आधार पर खोजा जा सकता है। आइए हम इनके चित्रों पर दृष्टिपात करके इनके विचार और काम करने के उचित एवं उत्तम तरीके और उनके महान कार्य को याद करें। हम ऐसा प्रयास करें जिससे इनके द्वारा जो भी महान कार्य हुए हैं वे इनके पार्थिव शरीर की तरह नष्ट न हो जाएं। महोदय, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने अभी संसद भवन के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। राष्ट्रपिता के जन्मदिन पर भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें आज इस रूप में श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के राष्ट्रपति थोड़ी देर बाद ही संसद के इस केंद्रीय कक्ष में लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र का भी अनावरण करने वाले हैं। महात्मा गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करते हुए कहा था कि वह प्रत्येक व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। इस अवसर पर भयंकर प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त महाराष्ट्र की जनता की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। गांधी जी और शास्त्री जी दोनों ने अपना जीवन जनसाधारण की सेवा में उनके कष्ट दूर करने में लगा दिया था। आज हम भारतीयों को उसी साहस और निस्वार्थ त्याग की भावना की आवश्यकता है जिसका परिचय गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था। गांधी जी ने वास्तव में अपने दृढ़ संकल्प और आत्मशक्ति के बल पर एक शक्तिशाली साम्राज्य से टक्कर ली और विजयी हुए। उन्होंने एक निर्बल और शस्त्र विहीन राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, 35 करोड़ लोगों के इस राष्ट्र को हत्यारे के खंजर की, विष के प्याले की, बर्छी भाले अथवा गोली की आवश्यकता नहीं है। इसे तो ना कहने का आत्मबल चाहिए। तब से अब तक भारत में बहुत कुछ बदल गया है और आज यह देश पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन गया है। फिर भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति तो देश के 100 करोड़ लोग हैं। आज जिस नए विश्व का उदय हो रहा है उसमें एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होता है वहीं दूसरी ओर महाशक्तियों के दबाव और प्रभाव भी सहन करने पड़ते हैं। अतः आज जनता में उस अदम्य आत्मशक्ति को पुनः जागृत किए जाने की आवश्यकता है जिसका परिचय गांधी जी ने तब दिया था। शास्त्री जी ने 1964 में ऐसे ही साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था।
जब बाह्य आक्रमण के कारण हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में पड़ गई थी। विनम्र एवं शांतिप्रिय शास्त्री जी ने इस चुनौती का डटकर सामना किया और आक्रामक को बुरी तरह हराकर दम लिया। आज गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमें सर्वप्रथम भारत की निर्धन और साधारण जनता का ध्यान आता है। विराम। तो दोस्तों बार बार अभ्यास कीजिएगा डिक्टेशन का। आप डिक्टेशन को अवश्य ही लिख पाएंगे, और जो लोग लिख रहे हैं 160 की स्पीड, उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो लगातार प्रैक्टिस में रहें। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे अगले डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।